पहला था मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी का स्टडी करते हैं। दूसरा था मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसमें हम उन सारे स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं जिसको नेक्ड आई से एग्जामिन कर सकते हैं। तीसरा था माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसको हम माइक्रोस्कोपी से ही एग्जामिन कर सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं कर सकते हैं। चौथा है सिस्टमैटिक एनाटॉमी, जिसमें हम स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, गायनकोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इसकी स्टडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एनाटॉमी। नेक्स्ट है सरफेस, SURFACE, सरफेस एनाटॉमी, एक्सटर्नल फीचर ऑफ द बॉडी, बाहरी शरीर के बाहरी स्ट्रक्चर का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसको हम सरफेस एनाटॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रायोलॉजी, EMBRYOLOGY, एम्ब्रायोलॉजी। ये बायोलॉजी का एक ब्रांच होता है। इसमें मेडिसिन और उसके डेवलपमेंट और उसके फिजियोलॉजिकल बॉडी के इफेक्ट पर बात की जाती है, तो इसको हम एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है हर एक हॉस्पिटल में। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, इसमें ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाता है। कैसे? इंक्लूड्स यूज ऑफ सेवरल इमेजिन टेक्निक से, रेडियोग्राफी से, अल्ट्रासोनोग्राफी से, ECG का नाम सुना होगा, CT स्कैन का नाम सुना होगा, MRI का नाम सुना होगा। इस इमेज इन टेक्निकल पार्ट से जब बॉडी का स्टडी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेडियोलॉजी एनाटॉमी। कोई भी ऐसी बीमारी जो सामान्य तौर पे नहीं पता चलता है, तो फिर या उसका पता करने के लिए रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेस्ट लिखे जाते हैं, जैसे MRI है, CT स्कैन है, ECG है, तो उससे पता चल पाता है। तो इसकी स्टडी जिसमें हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। नेक्स्ट है साइटोलॉजी, CYTOLOGY, जो मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अभी तक हम बॉडी के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, अब सेल के स्ट्रक्चर का स्टडी विदाउट माइक्रोस्कोपी हम कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यूज, जिसमें बॉडी के सभी टिश्यूज का अध्ययन कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। और नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी, OSTEOLOGY, study of the structure and function of the skeleton, that their bony structure, स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन स्केलेटन सिस्टम का खासकर जब हम स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है न्यूरोफिजियोलॉजी, NEUROPHYSIOLOGY, न्यूरोफिजियोलॉजी, जिसमें फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द नर्व्स की स्टडी की जाती है। फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द नर्व्स, नर्व्स कैसे काम करते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसके हेल्प से काम कर पाते हैं, दैट कम्स अंडर द न्यूरोफिजियोलॉजी।
एंडोक्राइनोलॉजी, ENDOCRINOLOGY। इसमें हम स्टडी करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड जितने फंक्शन हैं, डायग्नोसिस हैं, ट्रीटमेंट हैं, डिसऑर्डर्स हैं, इन सारी चीजों का स्टडी हम इंडोक्राइनोलॉजी में करते हैं। उसके बाद जो स्टडी होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियो, CARDIOVASCULAR, हार्ट और उसके ब्लड वेसल्स की स्टडी जिसमें हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, यानी हार्ट और ब्लड वेसल्स के फंक्शन का जिसमें हम स्टडी करते हो, दैट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजिकल कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी, IMMUNOLOGY, इम्यूनोलॉजी। It is the study of response of the body when challenged by agents। जब फॉरेन एलिमेंट के द्वारा शरीर के इम्यूनिटी पे अटैक किया जाता है, उसकी और शरीर का जो रिस्पॉन्ड होता है, यानी इम्यून का जो रिस्पॉन्ड होता है, उसकी स्टडी जिसमें हम करते हैं, उसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी चैलेंज बाय फॉरेन एलिमेंट, या जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, इस तरह की जितनी चीजें होती है जिसके थ्रू हमारे शरीर पे अटैक किया जाता है और शरीर क्या रिस्पॉन्ड करता है, इस दोनों के स्टडी कम्स अंडर द इम्यूनोलॉजी। रेस्पिरेट्रोलॉजी, RESPIRESPIRATORY, रेस्पिरेटरी लॉजी, फिजियोलॉजी। फंक्शन ऑफ द एयर पैसेज वे एंड लंग्स, एयर जो एक्सेल इनहेल हम करते हैं लंग्स की, और उस पैसेज के थ्रू जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेट्रोलॉजी, फिजियोलॉजी। उसके बाद है रीनल फिजियोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द किडनीज, किडनी के फंक्शन के बारे में जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं रीनल फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी, PATHOPHYSIOLOGY। हमारे शरीर में जितने भी फंक्शनल चेंजेस होते हैं ड्यू टू एज और ड्यू टू डिजीज, उसकी स्टडी पैथोलॉजी में की जाती है, इसको हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। वैसे भी इसका नाम पैथोलॉजी ही है, कि इसमें जो फंक्शनल चेंजेस हमारे शरीर में होते हैं, साथ में डिजीज और एज, इस दोनों की वजह से जो भी फंक्शनल चेंजेस आते हैं उसको हम पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, EXERCISE, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ चेंजेस इन सेल एंड ऑर्गन फंक्शन ड्यू टू मस्कुलर एक्टिविटी। हम रोजमर्रा के जो काम करते हैं उसकी वजह से जो सेल में और ऑर्गन में चेंजेस आते हैं, उसकी स्टडी को एक्सरसाइज फिजियोलॉजी बोलते हैं।
अब तीन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें: एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। बॉडी किससे बना है? एटम से। इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो केमिकल चीजें होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ये कॉमन एलिमेंट्स है। जनरली जब हम मेडिकल रिपोर्ट्स लेते हैं तो इन्हीं सारी चीजों का ज्यादातर वैल्यूएशन किया जाता है। और एटम्स किससे बनते हैं? सबस्टॉमिक पार्टिकल्स सच एज क्या, जो हमने ट्वेल्थ में साइंस में पढ़ी, टेंथ में साइंस में पढ़ी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स। इसी को कॉम्बिनेशन बना के होते हैं। तो इन्हीं सबके कॉम्बिनेशन बनता है सबसे पहले सेल, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल क्या है? सबसे छोटा कार्य करने वाला स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाता है? सेल। टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल, सिमिलर सेल जब इकट्ठे होके काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड टिश्यूज। अब टिश्यूज पांच चार प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, नर्वस और मसल्स टिश्यूज, जो अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, स्किन, बोन, टेंडन, कार्टिलेज और ब्लड, इसमें जनरली पाए जाते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, स्किन लाइनिंग ऑर्गन्स, ब्लड, लिम्फ वेसल्स और बॉडी कैविटीज में पाए जाते हैं। जो मसल्स टिश्यूज होते हैं, वो कंसंट्रेशन, रिलैक्सेशन, कंस्टिट्यूट स्केलेटल सिस्टम और कार्डियक मसल्स में पाए जाते हैं। नर्वस, ट्रांसमिशन, ब्रेन, स्पाइनल नर्व्स इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद आता है जो आपको समझना है और समझ में होनी चाहिए, वो है ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज, सिमिलर फंक्शन करने वाले टिश्यूज जब एक साथ वर्कआउट करके आते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन। उसे हम ऑर्गन बोलते हैं। उसके बाद आता है सिस्टम। ऑर्गन्स जब ग्रुप में काम करते हैं तो वो सिस्टम है। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम देखते हैं कि हमने माउथ से खाना खाया, फिर लंग्स, टंग ने भी काम किया, इसोफेगस ने भी काम किया, स्टमक ने काम किया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने काम किया, लार्ज इंटेस्टाइन ने काम किया, रेक्टम ने काम किया, एनस ने काम किया। तो ये क्या हो गया? एक पूरा ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन मिलके जब एक काम को एक साथ करते हैं, तो इसलिए ये सारे मिलके क्या काम करते हैं? डाइजेशन का, डाइजेशन जो हम इंटेक करते हैं, तो डाइजेशन बिगिनिंग टू एंड, जब वो एनस तक जाता है तो यूरिन और स्टूल पास करके वो सिस्टम खत्म होता है। इसमें खाना इंटेक से लेके यूरिन पास करने तक पूरे सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो जब ऑर्गन्स इस सीक्वेंस में काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। अब ये अलग अलग कलेक्शंस हैं, उसको तो आप पढ़ोगे। अब नेक्स्ट लिखो बोन्स। बोन्स क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ आवर बॉडी, जो ऑर्गन, टिश्यू और सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। बोन्स क्या होते हैं?
स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ द बॉडी विच प्रोटेक्ट, जो सुरक्षित करते हैं किसको? ऑर्गन्स को, टिश्यूज को, सेल को। और क्या करते हैं? स्टोर करते हैं क्या? कैल्शियम, फैट। इसके अलावा क्या करते हैं? प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। ये इनका काम है। ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। आउटसाइड ऑफ द सेल, बीच में हमारे सारे सॉफ्ट पार्ट होता है, जिसका सेंटर स्पॉन्जी होता है। ऊपर से पूरा हार्ड होता है, लेकिन इनर पार्ट स्पॉन्जी होता है, जो बॉडी को पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। मसल्स, टेंडन, लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज इसको हेल्प करते हैं मूव करने में। जैसे ये पूरा बोन्स है, तो यहाँ पर क्या है? जॉइंट पे लिगामेंट है, टेंडन है, जिसकी वजह से ये बोन काम कर पाता है। अगर ये नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएगा। कार्टिलेज, जनरली सुनते हो ना, कार्टिलेज टूट गया या डैमेज हो गया। टाइप ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। कार्टिलेज क्या है? टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ये क्या करता है? दो पॉइंट को इनसाइड से ज्वाइंट करता है, ज्वाइंट करने का काम करता है। स्पाइन के साथ, रिब केज के साथ। ये बोन्स नहीं होता है, रबरी टाइप होता है, रबर जैसे होता है ना, इलास्टिक टाइप, तभी वो ये फ्लेक्सिबिलिटी दे पाता है। ये ड्यू टू कार्टिलेज हो पाता है। तो रबरी टाइप ये होता है, रबर टाइप होता है। एक शेप में गया फिर वापस आ गया, एक शेप में गया फिर वापस आ गया। तो ये सिस्टम बनता है इससे, जो बोन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और कार्टिलेज हमारे नोज में, जॉइंट्स में तो होते होते हैं, ईयर्स में, पेल्विस में, लंग्स में, सब जगह कार्टिलेज पाए जाते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको क्लियर होना चाहिए, वो है जॉइंट्स। ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का, क्योंकि इसी की वजह से ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम मूवेबल बन पाता है। अगर ये जॉइंट्स ना हो तो मूवेबल बनना बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। दो पॉइंट, दो या दो से अधिक बोन कंबाइन होके जब काम करते हैं तो उसको जॉइंट्स बोलते हैं। उसके बाद है मसल्स। ये थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेची फाइबर्स से बनते हैं, जो अलाउ करते हैं मूवमेंट को अपराइट। जैसे आप डांस करते हो, कूदते हो, जंप करते हो, भागते हो, ड्यू टू मसल्स। अगर मसल्स प्रॉपर काम ना करे तो आपके लिए काम करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट है लिगामेंट्स। ये जितने टर्म्स हैं ये आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए, तभी आपको बीमारी को ठीक से समझने में हेल्प मिलेगी। लिगामेंट ये भी फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज होता है, जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है और ज्वाइंट को स्टेबलाइज करता है, और ज्वाइंट को स्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट है टेंडन्स। TENDONS, टेंडन्स। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। ये भी फाइबरस टिश्यूज से बनता है, साथ में कोलेजन। कोलेजन क्या होता है? एलोवेरा देखा है, उसके जो पल्प होते हैं, इट इज जस्ट लाइक अ कोलेजन। नेक्स्ट है
एक्सियल स्केलेटल, AXIAL, एक्सियल स्केलेटल, स्केलेटन। इसे एक्सिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, एक्सिस ऑफ द धुरी, एक्सिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिसमें स्कल, वर्टिबल कॉलम, थैरोसिक केज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और मूवमेंट, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। अभी हम फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम को कर रहे हैं। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, फास्फोरस, कैल्शियम, फैट, मेटाबॉलिज्म, जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन सबको स्टोर करके रखने का काम ये करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। production of blood cells. Provide internal framework for the human body. Provide internal framework for the human body. Provide internal. Provide internal framework, आंतरिक स्ट्रक्चर। और क्या करता है? कार्टिलेज, लिगामेंट, कनेक्टिव टिश्यूज, सबको स्टेबलाइज करने का काम करता है। लिगामेंट को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स होते हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? स्कल, स्टर्नम, हॉइड बोन, वर्टिब्रल बोन, कॉलम एंड रिब केज। सीधे तौर पे 80 बोन को याद रखो, और अपेंडिकुलर में 126 बोन होते हैं। टोटल कितने हो गए? 126 बोन्स होते हैं। टोटल कितने हो गए? 206 हो गए। हाँ 206 हो गए सर। तो ये टोटल 206 बोन्स होते हैं जो ये काम करते हैं हमारे शरीर में। अब इसको अलग अलग पार्टों में अगर देखना है, क्रेनियल बोन्स कितने हैं, फेशियल बोन्स कितने हैं, तो टोटल फेशियल बोन्स अगर लिखना है लिख लो। क्रेनियल बोन्स टोटल होते हैं 8, जिसमें फ्रंटल बोन, पेरेंटल बोन, टेम्पोरल बोन सब अलग अलग होते हैं। वो बाइफिकेशन दे देंगे बाद में, कोई बात नहीं। फेशियल बोन्स टोटल होते हैं 14, 14 फेशियल बोन्स 14। ईयर बोन 6 होते हैं। हार्ड, HYOID, हार्ड बोन्स यू शेप्ड होते हैं, ये एक ही होते हैं। स्टर्नम एक होता है। स्टर्नम, ये देखो, ये जो ना पार्ट जो पूरे रिब्स को पकड़ के रखता है, वर्टिब्रल कॉलम 26 होते हैं, जिसमें कई बार आप पढ़ चुके हो। सर्वाइकल के 7, थैरोसिक के कितने होते हैं, पता है किसी को? सर्वाइकल का C1 से C7, थैरोसिक से का T1 से क्या था, T8 से तो सर्वाइकल का कितना था? C1 से C7, 7। थैरोसिक का 12,
T8 से T19, लंबर के 5, L1 से L5, सर आप बहुत जल्दी बोल रहे हो। लंबर लंबर के 5, L1 से L5, सैक्रम 1, कॉक्सिक 1। तो हमारे स्पाइन में टोटल कितने बोन हुए? 26। इसी को वर्टिब्रल बोन कहते हैं। ठीक है। अब जिस वर्टिब्रा में प्रॉब्लम होगी उसके हिसाब से डिजीज का नाम होता है, उस पे जब हम डिजीज पढ़ेंगे तो कर लेंगे। अब जो मस्कुलर सिस्टम होता है उसके क्या फंक्शन होते हैं? अब मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो क्या करता है? बॉडी को हमने पहले पढ़ लिया है कि वो मूवमेंट देने का काम करता है। करता इसका है। पहला काम क्या होता है? मोबिलिटी, मोबिलिटी। MOBILITY। मेन फंक्शन इसका क्या हुआ? अलाउ मूवमेंट, बॉडी को मूवमेंट करने के लिए अलाउ करता है। दूसरा क्या है? सर्कुलेशन, CIRCULATION, संचार, संचारित करना। जैसे हार्ट इज ए मसल्स ऑफ पंप थ्रू आउट द बॉडी, उसके थ्रू क्या होता है? ऑटोमेटिकली पूरे शरीर में इसका संचारण किया जाता है, सर्कुलेशन किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा ये स्टिमुलेटेड होते हैं। तीसरा फंक्शन इसका क्या है? स्टेबिलिटी, STABILITY, STABILITY, स्टेबिलिटी। ये जितने भी शरीर में ज्वाइंट हैं उसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है। स्ट्रेच ओवर ज्वाइंट्स सबको स्टेबिलिटी प्रदान करता है। जितने भी ज्वाइंट, चाहे शोल्डर को हो चाहे नी का हो, कोई भी ज्वाइंट्स हो उसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है। नेक्स्ट है पोस्चर। बॉडी को करेक्ट पोजीशन में बनाए रखने के लिए मस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है हमें पोस्चरिंग बनाए रखने के लिए। अगर मस्कुलर सिस्टम प्रॉपर काम ना करे तो हम अपना पोस्चर ठीक से नहीं बना पाते हैं। तो पोस्चरिंग के लिए भी ये सिस्टम जाना जाता है। साथ में रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में ही ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। रेस्पिरेशन के लिए डायाफ्राम मसल्स का इस्तेमाल होता है। डायाफ्राम में जितने मसल्स हैं अगर वो प्रॉपर ना हो तो फिर रेस्पिरेशन करने में हमें दिक्कत होती है। यूरिनेशन, यूरिन पास आउट करने में ये मसल्स हमारा बहुत काम करता है, इंक्लूडिंग क्या क्या? ब्लैडर, किडनी, पेनिस, वेजाइना, प्रोस्टेट, यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा। और फाइनली ये ऑर्गन प्रोटेक्शन का काम करता है। इंटरनल ऑर्गन को फ्रंट में रह के प्रोटेक्ट करता है, साइड में रह के और बैक में रह के पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम।
ये सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मिलके काम करता है, और इसका काम क्या है? ऑक्सीजन को शरीर के हर सेल तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम मेडअप किससे मिलके बना है? नोज, माउथ, नोज, माउथ, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स, BRONCHIAL, ब्रोंकियल ट्यूब्स, लंग्स, मसल्स और ब्लड वेसल्स। इसको ग्रुप ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ग्रुप ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, दैट ऑल कम्स अंडर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसका काम क्या होता है? कंट्रोल द, पहला काम, कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन बॉडी एंड एटमॉस्फेयर। बाहर से गैस का आना और बाहर गैस को एक्सेल करना, इसको कंट्रोल करने का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो हेल्प करता है सेल तक ऑक्सीजन को ले जाने में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में, ब्लड से बाहर करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर करने में। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल जो हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। यहाँ पर एपिथेलियल जो हमने टिश्यूज पढ़े थे वो बहुत काम करते हैं, और जब डस्ट पार्टिकल हमारे नोज के थ्रू जाते हैं तो उसको जब रोका जाता है तो हम स्नीजिंग करते हैं, छींक आती है। इसलिए कहा जाता है कि ये नेचुरल अर्ज है, इसको कभी रोकना नहीं चाहिए, जब छींक आए तो कर लेना चाहिए। क्योंकि शरीर अपने अंदर किसी चीज को जाने से रोकने का प्रयास कर रहा है, उस टाइम अगर आप छींक नहीं करोगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसका ध्यान रखना। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक और क्या काम करता है? सेंसेशन ऑफ स्मेल, सुगंध का आभास कराता है आपको नोजल ट्रैक के थ्रू। अरोमा का पता, सुगंध का पता, खुशबू का पता, स्मेल का पता आपको इस ट्रैक के थ्रू ही चलता है। अब जब एयर मूव करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू तो उससे वाइब्रेशन पैदा होता है जो वोकल कॉर्ड को हेल्प करता है आपको बोलने में। अदरवाइज आपका बोलना पॉसिबल नहीं है। तो जब स्पीच थेरेपी दी जाती है तो इसी पैसेज को करेक्ट करने का प्रयास किया जाता है ताकि वोकल कॉर्ड को प्रॉपर वाइब्रेशन मिले तो आवाज निकल सके। अदरवाइज हमारी बच्चों का कई दफे ये बोल ही नहीं पाता। क्या प्रॉब्लम है? तो आजकल स्पीच थेरेपी दी जाती है। स्पीच थेरेपी मीन्स व्हाट? दैट रेस्पिरेटरी पैसेज को स्टिमुलेट करने का प्रयास किया जाता है ताकि वाइब्रेशन अच्छे से पैदा हो। जब वाइब्रेशन वोकल कॉर्ड से टकराएगा तो साउंड निकलेगा बाहर से।
तो स्पीच थेरेपी में इस वाइब्रेशन को स्टिमुलेशन देने का प्रयास किया जाता है ताकि वोकल कॉर्ड के पास वाइब्रेशन प्रॉपर जा सके, क्योंकि वोकल कॉर्ड से वाइब्रेशन टकराएगा तभी साउंड बाहर आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके ब्लड में पीएच लेवल को भी रेगुलेट करने का काम करता है, ब्लड के पीएच लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आपने पढ़ ही लिया। अब इसमें रेस्पिरेशन दो तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो एटमॉस्फेयर से गैस हम लेते हैं और एटमॉस्फेयर को गैस वापस करते हैं। और जो इंटरनल रेस्पिरेशन होते हैं, जो वो क्या होते हैं, एक्सचेंज गैसेज बिटवीन ब्लड एंड सेल। ब्लड सेल तक पहुंचता है और सेल से फिर ब्लड तक पहुंचने, ये जो एक्सचेंज होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। और दूसरा रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये जो एक्सचेंज होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें जो हमारे ऑर्गन्स शामिल होते हैं वो आपको बता ही दिया, दो तीन इसमें रह गए। नोजल, नोज एंड नोजल कैविटी, ये लिखा ही था आपने। लैरिंग्स, ब्रोंकियल में आ जाता है टू ब्रोंकी, दो लंग्स, फिर फेरिंग्स आता है, फिर ट्रकिया आता है, और मसल्स ऑफ ब्रीथिंग पोस्चर ये आता है। तो ये सारी चीजें रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन है। कल हम नोज एंड नोजल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे, नोज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और नोज के नेजल कैविटी की सारी डिटेल को पढ़ेंगे, और साथ में लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी।